कुछ कहानियों में चांद की जबरदस्त शक्तियों की बात कही गई है। हमारे ऊपर भी उनका असर होता है। पहले अपोलो मून मिशन के बाद से ही ईगल लैंड कर चुका है। रिसर्चर्स ने स्ट्रक्चर्स की तलाश में चांद की तस्वीरों को खंगाल डाला और उन्हें कुछ बड़ी ही चौंकाने वाली बातें नजर आई। अपोलो 11 जहां लैंड हुआ था, ये जगह उससे सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे देखकर ओबेलिस्क की याद आ जाती है। किसी ने चांद पर बहुत पहले कुछ तो बनाया था और वो पृथ्वी का रहने वाला तो बिल्कुल नहीं था। हो सकता है ये पूरे का पूरा ही आर्टिफिशियल हो। मेरा सवाल है, चांद को किसने बनाया था? वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? स्पेस स्टेशन मून। लिफ्ट ऑफ हो गया है। अपोलो 11 का लिफ्ट ऑफ हो गया है। ये है ट्रैंक्विलिटी बेस। ईगल लैंड कर चुका है। 20 जुलाई 1969। नील, हम देख सकते हैं कि आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है। 1969 के अपोलो मून मिशन के दौरान चांद पर उतरने के बाद रेडियो ट्रांसमिशंस में 2 मिनट का बड़ा चौंकाने वाला गैप था। उन 2 मिनटों में क्या हुआ, इस बात ने कई विवादों को जन्म दिया। कोलंबिया ह्यूस्टन बोल रहा हूँ, रेडियो चेक। ओवर। कोलंबिया ह्यूस्टन बोल रहा हूँ। ओवर। कोई सुन रहा है? वैज्ञानिक और नासा के रिसर्चर ऑटो बाइंडर का कहना है कि कई हैम रेडियो ऑपरेटर्स ने मिशन कंट्रोल के साथ हुई कई खुफिया बातचीत को सुना था जो आम लोगों को नहीं बताई गई। अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर दूसरे ग्रह की चीजों को देखने की बात कही थी और उनमें सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक मुहाने के किनारे पर खड़ी एक उड़न तश्तरी जिसे वो देख सकते थे। सच तो ये है कि हर अंतरिक्ष यात्री का अपना एक अलग मेडिकल चैनल था। उस चैनल की बातें आम लोग नहीं सुन सकते और उसके जरिए वो बातें कही जा सकती थीं जो उन्हें आम लोगों को नहीं बतानी थी। इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चांद पर उतरने के 30 मिनट बाद नासा में कहा जाने लगा, अरे सुनो, पता है उन्हें मुहाने के किनारे पर कुछ दिखा है। वो सब बड़े परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर जाएं या क्या करें। जब वो चांद से वापस लौटे थे तब के फीड को देखना बड़ा दिलचस्प है। वो खुशी के मारे ये कहते हुए उछल नहीं रहे थे कि ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव था, मैं चांद पर गया था। कोई ऐसा नहीं कह रहा था। वो बड़े ही शांत और परेशान लग रहे थे। सब नीचे देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उल्टी करने वाले हों, इतने परेशान थे वो। क्या उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा था जिसे पाबंदियों की वजह से आम लोगों को नहीं बता सकते थे? मेरे ख्याल से अमेरिका कुछ ऐसा करने वाला था जो आज नहीं तो कल होने ही वाला था। दरअसल हमें पहली बार पता लगा है कि इंसान सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर भी चल सकता है। ये शुरुआत है एक नए युग की। अपोलो 11 के बाद नासा ने इंसानों के साथ चांद पर 6 और यान भेजे और उस मिशन का अंत हुआ 1972 में अपोलो 17 से। चांद के हमारे अभियानों के बारे में सबसे दिलचस्प सवाल यही उठता है कि हम अपोलो मिशंस के बाद फिर कभी चांद पर क्यों नहीं गए। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सोवियत संघ भी अपने अंतरिक्ष यात्री चांद पर भेज सकता था, लेकिन उसने किसी को भी नहीं भेजा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि चांद के साथ कुछ एजेंसीज जुड़ी थीं? वो परग्रही या कोई और जीव थे जिन्होंने हमें चांद से दूर रहने को कहा था? चांद के बनने के बारे में सबसे सही थियरी है जहां 2 चीजों की बिल्कुल सही एंगल पर
एक अद्भुत और भयंकर टक्कर हुई और उनसे मलबे की एक ऐसी बेल्ट बनी। मगर ये चांद इतना बड़ा था कि इसकी वजह से ग्रहण होने लगी। ये इतना बड़ा था कि सूर्य को पूरी तरह से ढक ले, मगर ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम थी और साथ ही साथ ये बात बहुत परेशान करने वाली भी थी। सूर्य का व्यास चांद से करीब 400 गुना ज्यादा है और इत्तेफाक की बात यह है कि सूर्य करीब 400 गुना ज्यादा दूर भी है। यही वजह है कि पृथ्वी के आसमान में सूरज और चांद एक बराबर ही दिखते हैं और इसी वजह से ग्रहण भी लगते हैं। वो ऐसी कक्षा में है कि उससे हमारे सूर्य को ग्रहण लग सकता है और चांद का किसी इत्तेफाक से उस कक्षा में आने की संभावना भी लाखों करोड़ों में एक की है। ये इस बात का सबूत है कि चांद जिस कक्षा में हमारी इस पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है उसमें वो गलती से नहीं आया है। सूर्य ग्रहण के लिए बहुत जरूरी था कि चांद उसी साइज का हो जितना वो है, 2160 मील का। वो अपने इक्वेटर पर ना तो 2161 मील का है, ना ही 2159 मील का। बहुत से लोग इसे इत्तेफाक की बात मानते हैं, लेकिन सच ये है कि यही उसका डिजाइन है। हम अपने ब्रह्मांड के जितने भाग को देख पाते हैं उसमें इस तरह के रिश्ते को या ऐसी किसी और बात की नकल नहीं दिखाई देती है। बाकी के चांद अपने मूल ग्रह की तुलना में काफी छोटे हैं। पृथ्वी का ये उपग्रह अपने साइज के लिहाज से न सिर्फ काफी करीब से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, बल्कि ये हमारे सौर मंडल का इकलौता ऐसा चांद है जो एक बिल्कुल गोल कक्षा में घूम रहा है। इसके अलावा कोई भी चंद्रमा वो काम नहीं कर रहा जो हमारा चांद पृथ्वी के लिए कर रहा है। 5वीं सदी ईसा पूर्व के रोमन और यूनानी लेखकों ने उस वक्त की बात कही है जब आसमान में चांद नहीं था। इसका जिक्र हिब्रू बाइबल में भी मिलता है और जुलू मिथक कहते हैं कि चांद को पृथ्वी पर सैकड़ों पीढ़ियों पहले लाया गया था। जुलू मिथक बड़ा ही दिलचस्प है। हमने उसके बारे में पहली बार एक जुलू ओझा क्रेडो मूटवा से सुना था। उन्होंने कहा कि चांद को हमारी कक्षा में टो करके लाया गया है। क्या एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस की यह बात सही हो सकती है कि जुलू मिथक सही है? क्या चांद को सचमुच हमारे अतीत में कहीं और से टो करके यहां लाया गया था? शायद इससे जुड़े कुछ और सबूत हमें उस वैज्ञानिक प्रमाण की जांच से मिले जिसमें कहा गया है कि चांद असल में खोखला है। चांद की सतह पर बने उन मुहानों में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उनमें से कुछ तो बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे, मगर गहराई में सब एक बराबर हैं। ऐसा किसी प्लैनेटरी बॉडी पर नहीं होना चाहिए। गहराई में अंतर होना चाहिए। फिर चांद के मुहाने की गहराई एक जैसी क्यों है? ये बड़ी चौंकाने वाली बात है और हम जो जियोफिजिक्स जानते हैं उसके लिहाज से ये संभव नहीं लगता। चांद पर बने मुहानों की एक जैसी गहराई कहीं इस बात का सबूत तो नहीं है कि चांद की चट्टान और धूल के नीचे एक धातु का अवरोध है? और अगर ऐसा है तो मेन स्ट्रीम के वैज्ञानिक इस बात को कबूल क्यों नहीं करते? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस मानते हैं कि अगर उन्होंने इसे सच मान लिया तो ये भी मानना पड़ेगा कि शायद चांद खोखला भी है। करना क्या है ह्यूस्टन? 20 नवंबर 1969 हम वापस लौट रहे हैं। अपने कमांड मॉड्यूल में लौटते समय कमांडर चार्ल्स कॉनरेड जूनियर और लूनर मॉड्यूल पायलट एलन बीन ने अपोलो 12 लॉन्च व्हीकल को छोड़ दिया जो चांद से जा टकराया। अपोलो 12 ह्यूस्टन, हमने लॉन्च व्हीकल को छोड़ दिया है। रॉजर। टक्कर के बाद एक बड़ी चौंकाने वाली बात हुई। कहते हैं कि चांद किसी घंटे की तरह बजने लगा था और वो करीब 1 घंटे तक बजता रहा। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चांद की सतह अचानक ही घंटे की तरह बजने लगी और करीब 1 घंटे तक बजती रही। डॉक्टर वर्नर फॉन ब्राउन उस वक्त नासा के प्रमुख थे और उन्होंने फैसला किया कि अपोलो 13 में हम रॉकेट के एक ज्यादा भारी हिस्से को जानबूझकर चांद की सतह से टकराएंगे और ऐसा करने पर चांद की सतह करीब 3 घंटे तक किसी विशाल घंटे की तरह बजती रही, करीब 30 किलोमीटर की गहराई में।
किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी और ये बात आज भी बहुत से वैज्ञानिकों को हैरान किए हुए है। उनका अंदाजा था कि शायद चांद खोखला है, क्योंकि चांद मुख्य रूप से बेसॉल्ट नाम की एक चट्टान का बना था। हालांकि वो काफी हल्की चट्टान होती है, मगर वो टक्कर को भी बहुत अच्छी तरह से एब्सॉर्ब कर लेती है। और अगर पूरा चांद ही उस चट्टान का बना था, किसी बड़ी टक्कर के बाद उसे रिवर्बरेट नहीं करना चाहिए था। इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ये कहना कि चांद खोखला है फिजिक्स की हमारी जानकारी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हो सकता है असल में वो पूरा ऑब्जेक्ट आर्टिफिशियल ही हो, और अगर वाकई ऐसा है तो मेरा सवाल है कि चांद को किसने बनाया, उसे वहां किसने रखा और कब रखा। बहुत से लोगों ने ये बात कही कि चांद असल में एक अंतरिक्ष यान है और उसे कहीं और से लाकर उस कक्षा में छोड़ दिया गया था। अब तो इस बात के पुख्ता सबूत भी हैं कि चांद एक मॉडिफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट हो सकता है। कई प्राचीन कहानियां उस वक्त की हैं जब आसमान में चांद नहीं था। कई ऐसी कहानियां भी हैं जिनमें कहा गया है कि चांद को कहीं और से वहां लाया गया था, और फिर आज के 2 रूसी वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं कि शायद चांद को कहीं और से वहां लाया गया है। तो इससे वो प्राचीन कहानियां सही लगती हैं और मैं उन्हें सही मानता हूं। इन बातों का तो यही मतलब निकलता है कि हमारा चांद असल में एक बहुत बड़ा खोखला अंतरिक्ष यान है, जिसे हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए एक खास कक्षा में डाला गया था, और उसके अंदर शहर बसे हुए थे और कई दूसरे स्ट्रक्चर्स भी बने हुए थे। मुझे तो ये बात बिल्कुल सही लगती है। मैं तो यही कहूंगा कि चांद वाकई एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल स्पेसशिप है और उसे पृथ्वी की निगरानी के लिए वहां पर रखा गया है। क्या ये कहा जा सकता है कि चांद की सतह पर सिर्फ वो संरचनाएं ही नहीं हैं, बल्कि वहां कुछ अनोखी गतिविधियां भी हो रही हैं? ऐसी गतिविधियां जिनसे पता लगता हो कि आज भी चांद पर दूसरे ग्रह के जीव रहते हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट मानते हैं कि ऐसा ही है, और उनके मुताबिक इससे जुड़े सबूत हमें चांद के अंधेरे हिस्से में मिल सकते हैं। चांद रात के आसमान में सबसे ज्यादा स्पष्ट नजर आने वाला खगोलीय पिंड है, मगर हम उसके सिर्फ एक ही हिस्से को देख पाते हैं, क्योंकि वो भी पृथ्वी के साथ घूमता रहता है। इसका मतलब है कि वो अपनी धुरी पर उतनी देर ही घूमता है जितनी देर में पृथ्वी का एक चक्कर लगा ले। इस वजह से हम उसका सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं और चांद की करीब 41% सतह कभी नजर नहीं आती। चांद भी पृथ्वी के साथ सिंक्रोनस रोटेशन में घूमता है। ऐसा पृथ्वी और चांद की ग्रेविटी की वजह से होता है, और हम चांद का सिर्फ एक हिस्सा देख पाते हैं, सिर्फ वो हिस्सा जो हमारा जाना पहचाना है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, तब वो एक दूसरे में एक तरह से फेज लॉक हो जाते हैं। ऐसे में उसका सिर्फ एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी की तरफ होता है। चांद के घूमने से जो टाइडल लॉकिंग होती है, उससे उसका सिर्फ एक ही हिस्सा हमें नजर आता है। इसकी वजह से अंदाजे भी लगाए जाने लगे, क्योंकि इस तरह से चांद पर ऐसे बड़े इंस्टॉलेशंस बनाए जा सकते थे जो पृथ्वी से नजर नहीं आए। हाइपोथेटिकली चांद का दूसरी तरफ का हिस्सा बेस बनाने के लिए बेहतरीन है, और कई साइंस क्या ये कहा जा सकता है कि चांद के दूसरे छोर पर कुछ एक्टिव बेसिस हैं? कुछ खुफिया सैनिक बेसिस ही नहीं, बल्कि परग्रही बेसिस भी। अगर ये बात सही है, तो जब आम लोगों को चांद की पूरी हकीकत का पता लगेगा, अब क्या होगा? जब हमें चांद के बनने की सच्चाई का, चांद पर चल रही गतिविधियों का, और वहां पर मौजूद स्ट्रक्चर्स का, और वहां मौजूद उन जीवों का पता लगेगा जो चांद पर रहते हैं, तब पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों का दिमाग हिल जाएगा, और उसके बाद हम आसमान में देखकर कहेंगे कि हमारी पृथ्वी की कक्षा में एक परग्रही चीज है, और हम उसकी हकीकत जान जाएंगे। अभी तक विज्ञान ने ऐसी कोई वजह नहीं दी है जिससे ये कहा जा सके कि चांद कोई परग्रही अंतरिक्ष यान नहीं है और उसे इंसान की मदद के लिए परग्रही कहीं और से यहाँ नहीं लाए।
कुछ लोग तो इसे बड़ी ही डरावनी बात मानते हैं। क्या अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर जो देखा था उसमें से सब कुछ आम नहीं किया गया है? क्या वहां हमें बस्ती बसाने के सबूत मिल सकते हैं, या इस बात के कि चांद खुद एक आर्टिफिशियल चीज है? क्या इसी वजह से हम वहां वापस नहीं गए? शायद आने वाला मून मिशन, जो करीब 40 साल में पहला मिशन होगा, वो इस रहस्यमय खगोलीय पिंड की गुत्थी सुलझा दे और हमें अपने परग्रही अतीत के बारे में भी बता दे।